नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। अपन बात कर रहे थे दोस्तों, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी दोस्तों। सभी आ गए होंगे दोस्तों। अ, मनोविज्ञान के बारे में अपन बात कर रहे थे। मनोविज्ञान के बारे में दोस्तों अपन अभिवृद्धि और विकास का अपना जो टॉपिक चल रहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों 2-3 क्लासें ज़्यादा लग गई इसमें। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतने से अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। सभी ने अगर दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो सबसे पहले आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए दोस्तों। प्लीज़ शेयर कर दीजिए अगर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे भी देखें, आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारे टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आते ही सबसे पहले दोस्तों आप अपने फ्रेंड वगैरह को वीडियो जो है शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए प्लीज़। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपन टॉपिक की अपन बात कर रहे थे। अपन बात कर रहे थे दोस्तों अभिवृद्धि और विकास की सिद्धांतों के बारे में। अभिवृद्धि, विकास, इसके दोस्तों दो सिद्धांत की बातें और करेंगे अपन। दो सिद्धांत के बारे में और पढ़ेंगे और फिर दोस्तों आज अपन जो बात करने वाले हैं, एक टॉपिक आज अपना क्लियर हो जाएगा, वो रहेगा अपना वंशानुक्रम और वातावरण को अपन शुरू करेंगे। यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम। वातावरण और वंशानुक्रम मैंने बताया था आपको, जब अभिवृद्धि और विकास पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहां पर भी क्लियरली बताया था कि वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर पड़ता है दोस्तों, विकास पर पड़ता है। अभिवृद्धि पर दोस्तों वातावरण का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, निश्चित अवधि तक ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो विकास होता है, क्या होता है दोस्तों, विकास, उसमें वातावरण और वंशानुक्रम, वंशानुक्रम का दोस्तों आनुवांशिक गुणों से लिया गया है। यानी कि जैसे अपने माता पिता में जो गुण हैं वैसे ही गुण किस में आ जाएंगे दोस्तों, बालक में आ जाएंगे, वो होता है वंशानुक्रम। वातावरण का दोस्तों वो इफेक्ट करता है किस पे, वंशानुक्रम के गुणों पर। यानी कि अगर माता पिता जिस एनवायरमेंट में, जिस वातावरण में रह रहे हैं तो उसका फर्क पड़ता है किस पर, बालक पर। आया समझ में दोस्तों। इसकी डिटेल से आज अपन बात करने वाले हैं। पहले उन दो सिद्धांतों के बारे में बात कर लेते हैं जो अपने रह गए थे, बाकी रह गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सिद्धांत की अपन बात करें दोस्तों, वंशानुक्रम, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ रहे थे अपन, के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इन सिद्धांतों के बारे में अपन बात कर रहे थे। आगे दोस्तों, सभी का दोस्तों गुड आफ्टरनून, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग दोस्तों। सभी को गुड इवनिंग। पहले सभी दोस्त आ गए होंगे, सभी पढ़ रहे होंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो जो मेरी क्लास को देखते हैं, जो जो बच्चे मुझे पसंद करते हैं दोस्तों, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि दोस्तों आपने मुझे इतना लाइक बनाया कि आप मेरी क्लास को देख रहे हो। और दोस्तों एग्जाम कभी भी हो सकता है तो तैयारी रखें दोस्तों। साइकोलॉजी का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो रीट में सिलेक्शन होगा उसमें दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट होगा। टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी, आपको भी पता होगा दोस्तों 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन आते हैं किसमें, रीट में। राजस्थान बोर्ड में दोस्तों, जो राजस्थान का जो मैटर है रीट का, उसमें मनोविज्ञान का बहुत ज़्यादा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन सिद्धांत की बात कर रहे थे दोस्तों, वर्तुलाकार का सिद्धांत। वर्तुला वर्तुलाकार का सिद्धांत। इसको ही दोस्तों, एक स्प्रिंग बनेगी तो इसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग नुमा सिद्धांत। और भी अन्य नाम है दोस्तों, इसको चक्री नुमा सिद्धांत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्प्रिंग नुमा सिद्धांत, चक्री नुमा सिद्धांत या वर्तुलाकार सिद्धांत। देखो इधर, अब सुनना, सिद्धांत का नाम क्या है दोस्तों, वर्तुलाकार का सिद्धांत। देखो बात कर रहे हैं अपन किसकी, एक एक लाइन लेके चलेंगे, एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। बात कर रहे हैं अपन दोस्तों विकास और अभिवृद्धि के सिद्धांतों के बारे में। यानी कि बालक की जो अभिवृद्धि और विकास होता है वो कैसे होता है दोस्तों, वर्तुलाकार के आकार में होता है। क्या होता है दोस्तों, बालक का जो विकास होगा, बालक का क्या होगा दोस्तों, विकास होगा। बालक का जो विकास होगा दोस्तों वो कैसा होगा दोस्तों, वर्तुलाकार होगा। वर्तुलाकार कैसा होगा दोस्तों, वर्तुलाकार, ना कि चक्रीय, ना कि रेखीय, रेखीय। देखना दोस्तों, आराम से समझना, मैं समझा दूंगा पूरा।
बालक का जो विकास होता है दोस्तों वो कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, ना कि रेखीय। देखो बालक का जो विकास होगा दोस्तों वो रेखीय नहीं होगा, ऐसे इस तरह से विकास नहीं होगा। रेखीय का मतलब है दोस्तों, अगर मान लो जैसे बालक की लंबाई बढ़ रही है तो दोस्तों क्या बालक की लंबाई बढ़ती जाएगी, उसके साथ साथ क्या चौड़ाई नहीं बढ़ेगी? नहीं समझे? एक बार फिर बताओ, नहीं समझे हो तो बताऊं। देखो इधर आराम से देखो, इसके अनुसार बालक का जो विकास होता है दोस्तों वो रेखीय ना होकर, कैसे रेखीय ना होकर क्या होता है दोस्तों, वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब दोस्तों इस तरह से, इस तरह से होगा। कैसे होगा दोस्तों, वर्तुलाकार होगा। जैसे जैसे दोस्तों क्या हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, वैसे वैसे दोस्तों इसकी क्या होती है, चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। यानी कि दोस्तों जैसे जैसे बालक की लंबाई बढ़ेगी उसी अनुपात में दोस्तों क्या होगा, बालक की चौड़ाई भी बढ़ेगी। रेखीय नहीं होता दोस्तों। मान लो जैसे रेखीय होता, बालक की जैसे लंबाई बढ़ रही है तो लंबाई बढ़ती जाती, क्या उसकी चौड़ाई नहीं बढ़ती? क्या उसकी चौड़ाई नहीं बढ़ती? नहीं। इसीलिए क्या बोला गया है, जो बालक का जो विकास होता है दोस्तों वो कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। और एक संधि काल आ जाता है बीच में, विकास होते होते जैसे ही दोस्तों उसकी क्या आ जाती है, जैसे देखो यहाँ से विकास हो रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो है ये एक अवस्था होती है, अवस्था। मैं लिख देता हूं शेष अवस्था, यहाँ पर किशोर अवस्था, और ये प्रौढ़ावस्था। यानी कि दोस्तों बालक का जो विकास होगा वो रेखीय ना होकर, यानी कि एक सीधी अवस्था में ना होकर वर्तुलाकार होता है। यानी कि जैसे जैसे बालक की लंबाई बढ़ेगी उसी अनुपात में दोस्तों क्या बढ़ेगी, बालक की चौड़ाई भी बढ़ेगी। और जब 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 लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, तो एक अवस्था में के बाद, एक निश्चित अवस्था के बाद, यानी कि शेष अवस्था से जैसे ही बालक बाल्य अवस्था में पहुंचेगा तो एक संधि काल आएगा। यानी कि वहां पर क्या होगा, पठार आ जाएगा, एक रुक जाएगा, एक विकास रुक जाएगा। फिर वापस दोस्तों क्या होगा, वहां से वापस उसमें लंबाई और चौड़ाई में एक समान अनुपात में वृद्धि होती चली जाएगी। ये कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, वर्तुलाकार का सिद्धांत। यानी कि दोस्तों बालक का जो विकास होता है, बालक का विकास होगा जो, वो कैसा होता है दोस्तों, वर्तुलाकार। यानी कि अगर बालक की लंबाई बढ़ रही है, लंबाई के साथ साथ, लंबाई के साथ साथ बालक की उसी अनुपात में या समान अनुपात में चौड़ाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ती है। लंबाई के साथ साथ दोस्तों क्या है, बालक की चौड़ाई भी बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे बालक एक अवस्था से शेष अवस्था में जा रहा है और शेष अवस्था में जैसे ही बालक का विकास होता जा रहा है तो लंबाई के साथ साथ दोस्तों बालक की क्या है, चौड़ाई भी बढ़ेगी। हर एक अंग का वैसे ही विकास होगा दोस्तों जैसे वर्तुलाकार में होगा। और जैसे ही दोस्तों एक अवस्था गुजरेगी, एक अवस्था से, जैसे बाल्य अवस्था से शेष अवस्था, यानी कि प्रत्येक अवस्था से, हर एक अवस्था से, यानी कि हर एक अवस्था से, अवस्था के बाद या हर एक अवस्था के बाद संधि काल आएगा, संधि काल होगा। क्या होगा दोस्तों, संधि काल होगा। यानी कि देखो जैसे ये दोस्तों शेष अवस्था है, यहाँ से इसमें क्या हो रहा है, लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो रही है। और जैसे ही किशोर अवस्था आई तो संधि काल आ गया, यानी कि रुक गई, यहाँ पर क्या विकास रुक गया, अभिवृद्धि रुक गई, और फिर वापस शुरू हो जाएगा विकास और अभिवृद्धि। लेकिन ये क्या होगा, निश्चित अनुपात में जो है इसकी विकास होगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। वर्तुलाकार में, वर्तुलाकार का सिद्धांत आपको याद क्या रखना है दोस्तों, बालक का जो विकास होता है वो रेखीय या सीधी क्रम में ना होकर वर्तुलाकार में होता है। यानी कि लंबाई के साथ साथ चौड़ाई, हर एक अंग में दोस्तों, जैसे मान लो उंगली का भी विकास हो रहा है तो उंगली का विकास वैसे होगा दोस्तों, उसी के आधार पर दोस्तों अनुपात में पैरों की उंगलियों का भी विकास होगा। ऐसा नहीं है कि पहले उंगली का विकास हो गया फिर पैरों का उंगली के बाद में होगा। या फिर दोस्तों जैसे जैसे हाथ का विकास हो रहा है और जैसे जैसे दड़ का विकास हो रहा है, वैसे अनुपात में, निश्चित अनुपात में क्या होता है, बालक का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। ये होता है वर्तुलाकार का सिद्धांत। किसने दिया था दोस्तों ये सिद्धांत, किसने दिया था दोस्तों ये सिद्धांत, हरलोक ने दिया था। क्या नाम था दोस्तों सिद्धांत देने वाला, हरलोक। ये हरलोक दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ में, आगे बढ़ू, लिख लो अभी इसको।
मिटा दो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं। लास्ट सिद्धांत की बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद जो सिद्धांत रहेगा उससे ही रिलेटेड मैं टॉपिक शुरू करूंगा, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है दोस्तों, आराम से समझना। देखो, नेक्स्ट सिद्धांत जो आएगा दोस्तों वो आएगा वंशानुक्रम, वंशानुक्रम वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? वंशानुक्रम वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखो दोस्तों क्या होता है, वर्ड से समझ में आ रहा है दोस्तों, आराम से समझेंगे। मैंने बताया, हर बार बता रहा हूं मैं, अभी पहले एक आते ही मैंने क्लास में एक लाइन बोली, उस लाइन से भी दोस्तों समझ में आया होगा। देखो, मानव का जो, या बालक बोलो या मानव बोलो, बालक का जो विकास होता है दोस्तों वो वंशानुक्रम और वातावरण, किस कौन कौन दोस्तों? दो वर्ड है। वंशानुक्रम का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर आनुवांशिक गुणों से। किससे दोस्तों? आनुवांशिक गुण। वंशानुक्रम का मतलब होता है दोस्तों आनुवांशिक गुण। और वातावरण का दोस्तों मतलब होता है कि एनवायरमेंट, यानी कि समाज से भी सीखना, उसमें नैतिक गुण उत्पन्न होना, उसमें जो है सामाजिक गुण उत्पन्न होना, ये क्या होता है दोस्तों? उसके वातावरण को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो मानव का विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर क्रियाओं का प्रतिफल है। किसका फल है? अंतर क्रियाओं को। यानी कि मानव का विकास, किसका दोस्तों? मानव का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का क्या है? प्रतिफल है। किसका दोस्तों? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है मानव का विकास। यानी कि बालक का जो विकास होगा दोस्तों, जैसे मैं बात करूं दोस्तों, बालक किस एनवायरमेंट में रह रहा है, किस वातावरण में रहता है, ये डिपेंड करता है दोस्तों उसके वंश पर भी। देखो, अगर बालक को अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छे गुण उत्पन्न कर रहा है वो वातावरण से, तो दोस्तों वंशानुक्रम की जो होगा विकास होगा वो वंशानुक्रम के आधार पर होगा। यानी कि ये क्या होगा दोस्तों? वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल। या तो वंशानुक्रम के गुण ज्यादा रहेंगे या वातावरण के गुण ज्यादा रहेंगे, इन दोनों का गुणनफल दोस्तों उसके विकास को दर्शाता है। यानी कि बालक का जो विकास होता है दोस्तों, देखो इधर बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल होता है। और यह जो फॉर्मूला दिया था दोस्तों, किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? वुडवर्थ ने दिया था। फॉर्मूले का नाम क्या है दोस्तों? फॉर्मूले का क्या कैसा है फॉर्मूला? विकास बराबर वंशानुक्रम इनटू वातावरण। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर ना तो प्लस है, ना माइनस है, ना भाग दिया हुआ है, ये तीनों चीजें नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों? गुणा है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया है दोस्तों वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि दोनों का समन्वय दोस्तों बालक का विकास को दर्शाता है। या बालक का विकास जो है किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर पड़ता है। बालक के वातावरण, जिस वातावरण में रह रहा है दोस्तों, उसी के आधार पर उसमें क्या होगा? विकास होगा। जैसे आनुवांशिक गुण उसमें उत्पन्न हुए, और आनुवांशिक गुण कैसे उत्पन्न होंगे? जिस वातावरण में जो रह रहे हैं, जैसे अच्छे वातावरण में रह रहे हैं तो वैसे ही गुण उत्पन्न होंगे, बुरे वातावरण में रह रहे हैं तो वैसे ही गुण उत्पन्न होंगे। यानी कि इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों? विकास कहलाता है दोस्तों। और ये फॉर्मूला किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। क्या नाम था दोस्तों? वुडवर्थ था, मनोवैज्ञानिक था एक वुडवर्थ, इसने ये फॉर्मूला दिया था। और गुणा होता है दोस्तों, याद रखना है, इसको भूलना नहीं। अभी मैं वातावरण वंशानुक्रम फिर पढ़ाऊंगा, फिर लिखाऊंगा इसको।
विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, ना प्लस होता है, ना जोड़ होता है, ना भाग होता है। क्या होता है? गुणनफल होता है। ये भी एक कथन है दोस्तों। विकास जो है वंशानुक्रम और विकास का गुणनफल कहलाता है, वुडवर्थ ने ही कहा था। ठीक है दोस्तों, वही चीज मैंने फॉर्मूले में लिख दी है। आया समझे दोस्तों? सिद्धांत क्या था? वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर क्रियाओं का सिद्धांत, यानी कि मानव का जो विकास होता है वो, या बालक का जो विकास होता है वो वातावरण और वंशानुक्रम की अंतर क्रियाओं का प्रतिफल है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, अभी लिख लो इसको पहले आप। मिटा दो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपनी अभिवृद्धि और विकास के बारे में। विकास और अभिवृद्धि क्या होती है आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। जैसा मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए, कॉम्पिटिशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए उनकी अपन बात करेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि अपन बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे दोस्तों। जैसे ही अभिवृद्धि और विकास पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अपन क्या रहेंगे, क्वेश्चनों को लेके चलेंगे। एक दिन अपनी पूरी क्लास की रहेगी और क्वेश्चनों की रहेगी, पूरा डिटेल से समझाऊंगा दोस्तों। जैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको उसी क्वेश्चनों के आधार पर भी पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह को अपन आंसर देना है। अभिवृद्धि और विकास के बारे में बात होने पर अपन दोस्तों बात करेंगे अब वंशानुक्रम और वातावरण की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? वंशानुक्रम और वातावरण की। देखो, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया आपको कि बालक का जो विकास होता है उसमें प्रभाव कौन डालते हैं? एक तो वंश डालता है, यानी कि आनुवांशिक गुण डालते हैं, और एक एनवायरमेंट डालता है, कैसे सामाजिक में गुणों में रह रहा है या फिर कैसी नैतिक गुण उत्पन्न कर रहा है। वो सब चीजें किसमें आती है दोस्तों? वातावरण में आती है। ठीक है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों, देखो इधर बालक का जो जीवन है, बालक का जो जीवन है दोस्तों, वो क्या होता है? एक कोषीय होता है, एक कोष से प्रारंभ होता है। बहुत बार एग्जाम में, पिछली बार रीट में भी आया हुआ एग्जाम में दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है कि बालक का जो जीवन है वो एक कोष से प्रारंभ होता है, ना कि बहु कोष से। किससे दोस्तों? एक कोष से प्रारंभ होता है। एक कोष का मतलब दोस्तों यहाँ पर संयुक्त कोष से भी लिया गया है। आप इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों? संयुक्त कोष। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? संयुक्त कोष। और संयुक्त कोष की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 प्रकार के कोष आते हैं दोस्तों। 2 प्रकार के कोष कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है मातृ कोष, एक तो आता है दोस्तों, अपन बात करें संयुक्त कोष की, एक आता है मातृ कोष और दूसरा होता है दोस्तों पितृ कोष। कौन सा आता है? पितृ कोष। आराम से समझेंगे दोस्तों, अभी वही चीजें चलेगी दोस्तों। स्टूडेंट सुनना आराम से, अभी वही चीज चलेगी जो आपने पढ़ चुके हैं, जो आपने पहले पिछली क्लासों में 9th-10th क्लासों में पढ़े हैं। अभी जितने भी वंशानुक्रम और वातावरण के नियम भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, सब आपने पढ़ रखा है। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? अपन सिर्फ समझेंगे भी वही जो आपको आता है। देखो इधर मैंने लिखी है पहली लाइन कि बालक का जीवन एक कोष से प्रारंभ होता है, बाद में वो क्या हो जाता है? बहुकोषीय हो जाता है।
लेकिन क्वेश्चन यही आएगा दोस्तों कि बालक का जो जीवन है वो कौन से कोष से प्रारंभ होता है, एक कोष से प्रारंभ होता है। उसका मतलब होता है दोस्तों संयुक्त कोष। संयुक्त कोष में दो कोष होते हैं जो क्या बोलते हैं, मातृकोष। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक तो होता है मातृकोष और एक होता है पितृकोष। और इनके गुणसूत्रों के आधार पर दोस्तों बालकों के इसके बच्चे के बारे में पता किया जाता है कि गुणसूत्रों के आधार पर बालक होगा या बालिका होगी। मातृकोष में दोस्तों कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 प्लस XX। और पितृकोष में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, 22 प्लस XY। देखो इधर, बालक का जीवन क्या होता है, एक कोष से प्रारंभ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार बोलूंगा, यानी कि क्वेश्चन आ चुका है ये। एक कोष से बोलना नहीं, बहुकोष से बिल्कुल भी मत लगाना। संयुक्त कोष मतलब होता है इसका मातृकोष, यानी कि दो कोष से मिलकर बना हुआ है एक कोष। मातृकोष की बात करें दोस्तों, इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 प्लस X, यानी कि दोनों की बात करें अपन 23 जोड़े गुणसूत्र। 23 जोड़े का मतलब दोस्तों टोटल कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि जोड़े में होते हैं गुणसूत्र। आपको पता होगा अलग अलग नहीं रहते गुणसूत्र, बायो के स्टूडेंट हो गए तो आपको जरूर पता होगा। जो अपने शरीर में, देखो एक क्वेश्चन होता है, आराम से सुनना, पहली बार बताऊंगा आपको, पहली बार पता चलेगा। मानव में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, ये मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपका आंसर क्या होगा बताइए मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आपका आंसर दोस्तों यही रहेगा, जो सबने आंसर दिया है अगर, तो उनका आंसर क्या रहेगा, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में। लेकिन दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है। मैं पूछता हूं दोस्तों आपसे कि मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे कंफ्यूज वाले क्वेश्चन रहते हैं जो कभी भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपन टॉपिक पे आते हैं। मुझे भी इतनी बायो नहीं आती है दोस्तों, अगर किसी के बायोलॉजी हो तो उनको पता होगा, जरूर पता होगा कि कैसे गुणसूत्रों को पढ़ा जाता है। अलग अलग नहीं रहते हैं दोस्तों, एक जोड़े में होते हैं दोस्तों, बिल्कुल क्रॉस की तरह रहते हैं, ये बिल्कुल क्रॉस की बात दिखते हैं ऐसे, इस प्रकार से गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। ये इस तरह से गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों मातृकोष में 22 प्लस XX रहते हैं और 22 प्लस XY रहते हैं। अब ध्यान से बात समझने वाली क्या होती है कि बालक होगा या बालिका होगी, या इसका निर्धारण कौन करता है, कौन करता है दोस्तों इसका निर्धारण, तो वो दोस्तों पितृकोष के गुणसूत्र करते हैं। और कौन सा गुणसूत्र करता है, Y गुणसूत्र करता है। यानी कि Y एकमात्र ऐसा गुणसूत्र है दोस्तों जो निर्धारण करेगा कि बालक होगा या बालिका होगी। कैसे करेगा दोस्तों, देखो इसको मैं इससे क्या करूंगा दोस्तों, कंपैरिजन करूंगा। मैंने इसका एक गुणसूत्र लिया X और इसका भी क्या लिया दोस्तों X, तो ये क्या हो गया दोस्तों डबल X, यानी कि ये क्या होगा दोस्तों, लड़की होगी। यानी कि अगर माता का भी X गुणसूत्र आ रहा है और पिता का भी X गुणसूत्र आ रहा है, तो दोस्तों जो जन्म लेगा वो कौन होगी, लड़की होगी, यानी कि बालिका होगी। और दोस्तों अगर इसका X गुणसूत्र की क्रिया करवाएंगे इससे और इसके Y गुणसूत्र से करवाएंगे, तो ये क्या होगी दोस्तों, ये क्या होगा, बालक, यानी कि लड़का। और आपको सभी को पता होगा दोस्तों जो Y गुणसूत्र है, जो Y गुणसूत्र है वो किसमें पाया जाता है दोस्तों, केवल पितृकोष यानी कि पिता में ही पाया जाता है, ये माता में नहीं पाया जाता है। माता में क्या होता है दोस्तों, दोनों डबल X गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखो इधर देखो, ये जो 22 गुणसूत्र होते हैं ये तो सभी में क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि पितृकोष में भी 22 गुणसूत्र एक जैसे होते हैं और मातृकोष में भी 22 गुणसूत्र क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन जो 23वां गुणसूत्र होता है, कौन सा गुणसूत्र, 23वां गुणसूत्र। 23वां गुणसूत्र दोस्तों जो माता में होता है वो तो होता है XX, लेकिन जो पिता में होता है वो होता है X और Y। और जो ये Y गुणसूत्र है, कौन सा गुणसूत्र दोस्तों, Y गुणसूत्र। Y गुणसूत्र निर्धारण करता है कि जो होने वाला जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि गुणसूत्र किनके वाहक होते हैं दोस्तों, जीन के वाहक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होगा जीन जो है अपने गुणसूत्र में अत्यंत जो
बहुतायत पाया जाते हैं। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे अपन इनकी। ये मैंने इतने मैटर की बात की, एक बार फिर देखेंगे बालक का जीवन क्या होता है दोस्तों, एक कोषीय होता है या एक कोष होता है। आगे जाकर वो क्या हो जाता है, बहुकोषीय हो जाता है। संयुक्त कोष ये मिलके बना हुआ है एक कोष, एक तो मातृ कोष है और एक पितृ कोष है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मातृ कोष में 22 गुणसूत्र पितृ कोष के दोनों समान होते हैं। 23वां जो गुणसूत्र रहता है वो XX और इसमें XY पाया जाता है। यानी कि यही निर्धारण करते हैं, यानी कि पितृ कोष का जो गुणसूत्र होता है वही निर्धारण करता है कि जो जन्म लेगा वो बालक होगा या बालिका होगी। ठीक है दोस्तों, पहले इसको लिख लो आप। मिटा दो दोस्तों। ये बात हुई दोस्तों सामान्य जानकारी, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। पिछली बार रीट में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे जो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड थे, जीन वाले आए थे दोस्तों। गुणसूत्रों के जो केंद्रों में पाए जाते हैं वो जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। अब देखो, अब मैंने बात की थी दोस्तों कि इन गुणसूत्रों में दोस्तों ये किन से आते हैं, गुणसूत्र किन किन के, यानी कि इनके जो विकास, इनका जो बालक का विकास होता है इन गुणसूत्रों में, इन दोस्तों इन गुणसूत्रों में, इन गुणसूत्रों में जो गुण पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे 1/2 गुण की बात करें, 1/2, तो ये तो किससे पाए जाते हैं दोस्तों, माता पिता के गुण आते हैं, माता पिता के। यानी कि जैसे बालक अगर माता पिता इंटेलिजेंट है तो आधे गुणसूत्र दोस्तों, जैसे माता पिता के आगे, माता पिता अगर गोरे हैं तो बच्चा जो होगा वो भी गोरा होगा। यानी कि 50%, कितने परसेंट दोस्तों, 50% किसका प्रभाव रहता है, माता पिता का रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करें दोस्तों, 1/4 गुणसूत्र किन के आते हैं, दादा दादी के आते हैं, दादा दादी, या फिर किन के आते हैं, नाना नानी। इसके बाद दोस्तों बात करें अपन 1/8 जो गुणसूत्र रहते हैं ये किन के आते हैं दोस्तों, परदादा परदादी, या फिर परनाना या परनानी। इसके बाद दोस्तों बात करें 1/16 जो गुणसूत्र आते हैं वो किस में से आते हैं, अन्य में से, अन्य अन्य सदस्य में से। अन्य सदस्यों का मतलब होता है दोस्तों जैसे मामा से आ गए कुछ गुणसूत्र, मामा से आ गए, ऐसे अन्य जो पीढ़ियां रहती हैं उनमें से आ गए। कोई फैमिली के मेंबर होते हैं बहुत सारे, अपने कास्ट के अपनी फैमिली के मेंबर होते हैं, वो गुण आ जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत से ऐसे लगते हैं कि देखिए इसकी शक्ल तो जो है माता पिता में गई है, तो वो गुणसूत्र का प्रभाव है। वो किनसे आए दोस्तों, माता पिता से। बहुत से दोस्तों कार्य करते रहते हैं, जो बालक होता है वो जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार क्या है जैसे सफाई पे ज्यादा ध्यान रखना, तो वो कहते हैं कि मम्मी पापा तो सफाई नहीं रखते लेकिन ये सफाई रखता है बच्चा इनका। तो वो कहाँ से, फिर वो बोलते हैं कि यार मेरे दादाजी है ना वो भी बहुत सफाई का ध्यान रखते थे, तो ऐसा कह देते हैं कि ये तो अपने दादाजी पे गया है, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, जनरली ये चीजें। तो ये 1/4 जो गुणसूत्र आते हैं दोस्तों, इनके जो गुण होते हैं वो दादा दादी से या नाना नानी से आते हैं। बहुत से ये भी बोलते हैं कि ये तो हरकतों से, जैसे बहुत से बड़े बड़े बाल आते हैं दोस्तों, बच्चों के घने बाल आ जाते हैं, तो कहते हैं यार इसके पिताजी तो गंजे हैं, माता में भी इतने अच्छे बाल नहीं है, ये पता नहीं इसके बाल किस में आए। तो बोलते हैं कि यार इसके नाना नानी में है ना, उसके नाना के उधर वाले परिवार में ना अच्छे अच्छे बाल है, उनके सारों के देखो घने घने बाल है। तो बालों में किसमें गया दोस्तों, किसमें गया, नाना नानी में गया। तो 1/4 जो गुणसूत्र है वो किसमें आएंगे दोस्तों, दादा दादी या नाना नानी से आएंगे। ऐसे ही 1/8 परदादा परनानी के गुण आ जाते हैं, और 1/16 जो अपने घर के सदस्य अन्य सदस्य रहते हैं उनके गुणसूत्र आ जाते हैं, यानी कि उनके गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो ये जो मैंने चार्ट बनाया है, ये जो लिखा है, ये जो लिखा है दोस्तों, ये क्या कहलाता है दोस्तों, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत कहलाता है। किसका सिद्धांत, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। क्या कहलाता है, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत कहलाता है। ये किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने, फ्रांसिस
गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन दोस्तों, आपको याद होगा फ्रांसिस गाल्टन कौन है? इसने व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी दिया था, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक कौन है दोस्तों? फ्रांसिस गाल्टन। सृजनात्मकता के जनक कौन है दोस्तों? फ्रांसिस गाल्टन। और फ्रांसिस गाल्टन ने जीव सांख्यिकी का सिद्धांत दिया। इन्होंने ही बताया था जो गुणसूत्र आते हैं दोस्तों वो अन्य पीढ़ियों से आते हैं, जिसमें माता पिता भी रहते हैं, दादा दादी भी रहते हैं, नाना नानी भी रहते हैं, परदादा परदादी भी रहते हैं, परदादा परनाना परनानी भी रहते हैं, यानी कि इन सबके परिवार के जो गुण सम्मिलित होते हैं वो किस में आते हैं दोस्तों? बालक में आते हैं। आप नहीं बोलते क्या दोस्तों जनरली कि इसका नाक है वो दादा में गया है, लेकिन बाल है वो तो पापा में गए हैं, इसका कान है वो तो नाना में गया है, लेकिन जो इसका मुंह है बोलने की क्षमता कितना बहुत बोलता रहता है, इसके दादाजी भी ऐसे बोलते रहते हैं। दोस्तों ये सब चीजें आती है दोस्तों, इस गुणसूत्रों के प्रभाव रहता है ये। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, पहले आप इसको लिख लो। मिटा दो दोस्तों, मिटा दो। आ रहा है ना दोस्तों अच्छे से समझ में? अब देखो इधर नो इंपोर्टेंट लाइन लिखा रहा हूं दोस्तों। जीन दोस्तों गुणसूत्र के केंद्र में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जीन पाए जाते हैं। पिछली बार रीट में दोस्तों एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था ये कि जीन पाए जाते हैं किसमें दोस्तों? गुणसूत्रों के केंद्र में। यानी कि जो जीन होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं दोस्तों? जीन की बात कर रहे हैं। जीन क्या होंगे दोस्तों? गुणसूत्रों के, यानी कि गुणों के वाहक होते हैं। गुणों के वाहक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? गुणों के वाहक होते हैं। और आपको पता होगा हर एक बालक में, हर एक मानव में असंख्यक गुण होते हैं, और यही जीन जो है निर्धारण करते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण से निर्धारण होता है कि जो जीन जितने सक्रिय होंगे दोस्तों, अगर जीन मान लो जीन क्या होते हैं दोस्तों? प्रत्येक मानव में, मैं लिख देता हूं, प्रत्येक मानव में क्या होते हैं दोस्तों? असंख्यक क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। जीन पाए जाते हैं। जीन क्या होते हैं? गुणों के वाहक होते हैं। किनके वाहक होते हैं दोस्तों? जीन गुणों के वाहक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में आए। गुणसूत्र के केंद्र में क्या पाए जाते हैं? जीन। और गुणों के वाहक कौन होते हैं दोस्तों? जीन पाए जाते हैं। अब मैंने लिखा दोस्तों प्रत्येक मानव में, किसमें? प्रत्येक मानव में असंख्यक जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? असंख्यक जीन पाए जाते हैं। यानी कि जीन वंशानुक्रम और वातावरण से सक्रिय होते हैं। यानी कि दोस्तों क्या होगा, देखो सुनो आराम से। जीन क्या है दोस्तों? अगर अत्यधिक ज्यादा सक्रिय है तो दोस्तों बालक में विकास, वंशानुक्रम, वातावरण का विकास, जो बालक इनके आधार पर जो विकास होगा वो भी क्या होगा? अच्छा विकास होगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लो जीन ही कम है, वातावरण और वंशानुक्रम ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है कि जीन जो है ज्यादा सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। क्या नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों? ज्यादा सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। तो इनमें क्या होगा दोस्तों? बालक का जो विकास होगा वो विलुप्त हो जाएगा, या फिर बहुत ही धीमी अवस्था में होता है। धीरे धीरे इनका क्या होता है? विकास होता है। ये किसके कारण होता है दोस्तों? जीन के कारण होता है। इसी के कारण दोस्तों जो जीन के वंशानुक्रम का जो वंशानुक्रम और वातावरण के आधार पर दोस्तों इसने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। वो उन 3 नियम के अपन नेक्स्ट क्लास में है बात करेंगे। अभी देख लो इधर मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों, गुणसूत्रों के केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र में क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। जीन गुणों के वाहक होते हैं। यानी कि जीन ही जो है वो निर्धारण करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण में जितने ज्यादा सक्रिय होंगे उतना ही बालक का विकास होगा। अगर कम सक्रिय है तो बालक का विकास भी कम होगा, धीरे धीरे होगा, या विलुप्त हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? विलुप्त हो जाएगा। मैं आगे एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, उन एग्जाम्पल के आधार पर आप बिल्कुल समझ सकते हैं
कि जो है जीन है उनका क्या प्रभाव रहता है। इसके बाद मैंने लिखा प्रत्येक मानव में असंख्यक जीन पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ये सक्रिय है या नहीं है। अब सक्रिय कैसे होंगे? वातावरण और वंशानुक्रम से। ठीक है दोस्तों, अगर सक्रिय नहीं है तो वंशानुक्रम और वातावरण का कम प्रभाव है और जो है वो विलुप्त हो जाएंगे और बालक का विकास नहीं हो पाएगा। जीन विकास वातावरण के सक्रिय होते हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। अपनी जो क्लास रहेगी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अपन आगे फिर से बात करेंगे और वंशानुक्रम वातावरण के नियम और सिद्धांतों के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। ऐसे ही प्यार बनाए रखे दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही चैनल को प्यार बनाते रहे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।